हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सबको पता है ये धनानंद ही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों में से थी। कौन कौन से कारण थे? उस समय भारत का कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। और सिकंदर के बाद ही क्या है, जो धनानंद है उसकी हत्या करके कौन, चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य क्या है स्थापित करता है। तो एक केंद्रीय सत्ता क्या है इसके बाद हमें दिखाई देता है, सिकंदर के बाद, आक्रमण के बाद ही, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाती है बात। उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली है, ये भी। आम्बी जैसे जो आम्बी शासक हैं उन्होंने क्या है इनकी सहायता की थी। तो देशद्रोही शासकों ने भी सहायता मिली थी, वो एक अच्छा प्रशासक। फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो 1, 2, 3 जो हैं वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आए थे, डायमेकस जो है नहीं आए थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डायमेकस हमें देखने को मिलता है सिकंदर के बाद मतलब मौर्य साम्राज्य में हमें देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर डायमेकस नहीं है। आगे देखते हैं, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर क्या किया था, पराजित। तो यही राजा था, पोरस ही था, पुरु जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए तो सही है। चंद्रगुप्त मौर्य से कैसे पराजित हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, मतलब सिकंदर के बाद क्या है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, और आर यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ए सही है, परंतु आर क्या है हमारा, गलत है। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो यहाँ पर नंदों का शासन था। किसका शासन था? नंदों का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मंगस हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल। मंगस जो है एक भारतीय गढ़ था जहाँ पर क्या है सिकंदर ने आक्रमण किया। तो यहाँ पर क्या है, जो वुमेन वुमेन क्या है, सिकंदर के विरुद्ध क्या है, लड़ाई में शामिल हो जाती हैं। सिकंदर के विरुद्ध क्या है, वुमेन मंगस की शस्त्र उठा लेती हैं। तो बिल्कुल याद रखना, मस्सग, ठीक है। मस्सग जो है वहाँ के गढ़ की राज्य की स्त्रियों ने शस्त्र उठा लिए थे। किसके विरुद्ध? सिकंदर के विरुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसके द्वारा? मौर्यों के द्वारा। और मौर्यों का जो पहला राजा था वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो गुप्त तो बाद में है, वर्धन भी उसके बाद है, कुषाण भी है। तो सारे के सारे मौर्य जो है सबसे पुराना है इनमें से। आगे देखते हैं, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान राजवंश किसने की थी? तो विलियम जोन्स हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और महान
सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है। मतलब ऐसा इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जो सिकंदर वो उस समय मिले थे। तो ये किसने कहा है, ये कौन से हैं? तो ये जस्टिन का कहना है। जस्टिन महोदय कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर क्या थे, उन्होंने आपस में भेंट की थी। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? विशाख दत्त। सी ऑप्शन सही है, विशाख दत्त हो जाएगा, मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, यानी मुद्रा राक्षस क्या हो जाएंगे? मुद्रा विशाख दत्त द्वारा लिखी गई जो है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कौन से अभिलेख से? तो ये अभिलेख हो जाएगा रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से, जहाँ पर क्या है, एक जो नहर है उसके बारे में यहाँ पर विवरण मिलता है। और ये जो नहर है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही क्या है उसका निर्माण होता है। इसलिए क्या है, रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य जो है गुजरात में उसका साम्राज्य फैला हुआ था। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो पश्चिम भारत पर था, ये किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने ही प्राप्त की थी, तो यह आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, 305 में। आगे है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किस शासक ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त। आगे देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आगे देखते हैं, और ये आचार्य कहाँ के थे? तो तक्षशिला जो उस समय बहुत फेमस थी यूनिवर्सिटी उस समय की, तो ये वहाँ पर क्या थे? कौटिल्य वहाँ के आचार्य थे। आगे देखते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ही शिक्षा दी थी कि किस प्रकार से शासन करना है, बाकी सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा, विष्णुगुप्त क्या है? सही आंसर है। आगे देखते हैं, इनके और भी नाम मिलते हैं, अंशुल भी मिलता है, और विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, तो ये उनके काफ़ी फेमस नाम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मैकावेली के प्रिंस से की जाती है इनकी तुलना। आगे देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो यहाँ पर एक राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये। शासन के सिद्धांतों की क्या है? पुस्तक है, राजनीतिक नीतियाँ हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो यहाँ पर 7वां अंग कौन सा हो जाएगा? हमारा मित्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंडिका के मूल लेखक कौन है? इंडिका जो मेगास्थनीज की है, मूल लेखक किसी के हैं, लेकिन इनकी जो इंडिका है वो मूल रूप में बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमने इनकी जो
इन्होंने जो लिखा है वो उस समय के उसके बाद जितने भी उस समय लेखककार हुए हैं उन्होंने मेगास्थनीज की पुस्तक से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और हमने फिर क्या किया, जिन्होंने इनका उपयोग किया है इस पुस्तक का, वहाँ से कलेक्ट किया है सारी की सारी। तो इंडिका मूल रूप से किसकी लिखी कृति है? मेगास्थनीज से की है। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के समय आया था। किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था भाई। जेम्स प्रिंसिप यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी, क्या अपने आप को वो प्रियदर्शी कहता है, यानी देवताओं का प्रियदर्शी। आगे देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणता के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है किसमें? कौन सा प्रमाण है? तो देव नाम प्रिय की उपाधि ये बताती है कि उन्होंने बौद्ध धर्म में जो उनकी आस्था है वो तो थी, लेकिन अपने जो जिस धर्म से वो बिलोंग करते थे, यानी कि हिंदू धर्म में आस्था भी दिखाई देती है देवनाम प्रिय की उपाधि से। आगे देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। ये ऑप्शन सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों ही क्या है? सही है, और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये सम्मिलित नहीं था, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? श्रीलंका हो जाएगा। बाकी अफगानिस्तान भी था, बिहार, कलिंग, ये सारे के सारे थे, श्रीलंका नहीं था। तो आंसर हमारा श्रीलंका हो जाए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये स्वयं अशोक के द्वारा क्या किया था? बनवाया गया था। तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा। आगे है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया? तो अशोक ही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो अशोक नाम जो उल्लेखित है वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? वो अभिलेख हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नाम, यानी कि जो अशोक ये नाम देखने को मिलता है, वो कौन सा शिलालेख हो जाएगा? मास्की का लघु शिलालेख। तो मास्की का लघु शिलालेख में क्या है? अशोक का नाम लिखित है। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? तो रुमनदेही जो संबंधित है वो संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से। आगे देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये कौन सा अभिलेख हो जाएगा? भब्रू स्तंभ लेख। तो एक तो था कौन सा, जिसमें मास्की का लघु स्तंभ लेख, जिसमें वो स्वयं का नाम अपना अशोक बताता है, और एक मगध का स्वयं को मगध का सम्राट, तो भब्रू स्तंभ लेख हो जाएगा। आगे है गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, वह स्थित है। तो गुर्जरा जो है, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये सोहगोरा ताम्रपत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में वक्तव्यों में से कौन सा अशोक स्तर के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है?
तो गलत बताना है यहाँ पर। सबसे पहला, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों पर शेफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापित रचना के भाग है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये क्या है, गलत है, बाकी यहाँ पर सारे सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी जो है वो खरोष्टी लिपि में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये कौन सा शिलालेख है, शिलालेख पहला। आगे देखते हैं, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। कौन कौन से शिलालेख हैं जो बताते हैं, दूसरा बताता है और 13वां। तो ये दूसरा हो गया और हमारा 13वां शिलालेख हमें बताता है संगम राज्य के बारे में। आगे है टालमी डिला फिलडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंधित कहाँ का राजा था। तो ये हो जाएगा मिस्र का, मिस्र का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा मौर्योत्तर काल, जिसमें हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, शक, कुषाण, चेदी, पल्लव, हिंद यवन। तो ये आज के लिए बस यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।